आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम साइंस के 1500 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे। लगभग 270 क्वेश्चन हम कर चुके हैं फिजिक्स के, और आगे आज हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर जो आपका चैप्टर है उससे। तो लगभग 270 क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं। इसके बाद जो फिजिक्स के जो टॉपिक है, एक तो साउंड, लाइट और आपके इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 टॉपिक बचेंगे। तो ये तीन टॉपिक भी हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे, और फिर हम इसके बाद हम आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज देखिए, आज के 60 क्वेश्चन देखते हैं। उष्मा होती है, उष्मा क्या होती है आपके? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसमें विभिन्न कार्य संपादित करने की क्षमता होती है। तो उष्मा की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, उष्मा का असाई मात्रक, तो उष्मा का असाई मात्रक वही होता है जो आपके कार्य का होता है। मतलब कार्य और उष्मा का असाई मात्रक सेम होता है, जूल होता है। अब देखिएगा, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे 1 कैलोरी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। तो उसे 1 कैलोरी कहते हैं। कैलोरी भी आपकी क्या है? उष्मा का ही मात्रक है। ठीक है। अब देखिएगा, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है आपके पास? 1 कैलोरी होती है आपके पास 4.186 जूल के बराबर होती है। उष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की दिशा में होता है। तो ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। जो उष्मा का जो प्रवाह होता है वो किधर होता है? उच्च तापमान से निम्न तापमान की दिशा में होता है। उष्मा का मान किस यंत्र से मापा जाता है? तो देखो, उष्मा का जो मान होता है वो किस यंत्र से हम मापते हैं? कैलोरीमीटर से। ये भी पूछ सकते थे कैलोरीमीटर क्या यूज आता है? तो उष्मा का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है। दो वस्तुओं में उष्मा की मात्रा बराबर होने पर भी क्या उनमें तापमान अलग अलग हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं कि दो वस्तुओं में उष्मा की मात्रा बराबर हो, लेकिन उनके अंदर टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। ठीक है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और तापमान उष्मा की अवस्था होती है। देखिए, उष्मा तो क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा, और तापमान क्या है? उष्मा की अवस्था होती है। ठीक है। अब देखिएगा, सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या होता है वो देखिएगा। CHU जिसे हम बोलते हैं, 1 पॉइंट पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेंटीग्रेड हीट यूनिट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट में कितनी कैलोरी होती है? तो एक CHU बराबर होता है आपके पास 453.6 कैलोरी, मतलब 453.6 कैलोरी। अब देखिएगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है आपके पास? 1 पॉइंट पानी का तापक्रम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं। ठीक है। और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी होती है? तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी आपके होती है। आगे देखिएगा, एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट में कितने ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है? तो 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, मतलब 1 CHU किसके बराबर होता है आपके पास? 1.8 भी ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है। अब देखिए, विशिष्ट उष्मा। तो विशिष्ट उष्मा को हम एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। और ये क्या होती है? किसी वस्तु की इकाई मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को ही उस पदार्थ का क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। ये डेफिनेशन एज इट इज आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा किसकी होती है? वह कितनी होती है? तो देखिए, सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा आपके जल की होती है। और कितनी होती है? 4.2 किलो जूल केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, केजी। ठीक है, 4.2 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। जल का यांत्रिक तुल्यांक होता है, तो जल का यांत्रिक तुल्यांक कितना होता है? 4186 जूल। और एक चीज़ और, विशिष्ट उष्मा का अगर आपको मात्रक पूछ लिया जाए तो यही होगा किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अब उष्माधारिता क्या होती है? उसमें उष्माधारिता को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है? किसी वस्तु की कुल मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? उस वस्तु की उष्माधारिता कहा जाता है। तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, तापमान को मापने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं? थर्मामीटर का। थर्मामीटर में किस तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, थर्मामीटर में पारे का और एल्कोहल का यूज किया जाता है। ठीक है। उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, अगर टेम्परेचर मापने के लिए पूछा जाए तो थर्मामीटर, और अगर उच्च तापमान के लिए पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? पायरोमीटर हो जाएगा। ठीक है। तापमान के मुख्यतः 3 मात्रक हैं। तो देखिए, तापमान के मुख्यतः 3 मात्रक कौन कौन से होते हैं आपके पास? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है। और अगर टेम्परेचर का आपको अगर ऐसा यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगी? केल्विन हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना। सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने पर हिमांक व क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए, सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने पर हिमांक तो कौन सा होता है? जमाव बिंदु, जहाँ पे जम जाती है। और क्वथनांक क्या होता है? कि उबाल बिंदु, जहाँ पे उबलना स्टार्ट हो जाती है। तो सेल्सियस पे तो क्या होता है कि हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरीके से फ़ारेनहाइट पैमाने पर हिमांक व क्वथनांक का मान कितना होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है आपके। ठीक है। अब इस केल्विन पे भी देख लेना।
केल्विन पैमाने पर हिमांक व क्वथनांक का मान कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर तो होता है 273 केल्विन, तो हिमांक और क्वथनांक का मान कितना होता है? 373 केल्विन। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो न्यूनतम संभव ताप कितना होता है आपके पास? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड या फिर शून्य केल्विन। केल्विन में आओगे तो शून्य आएगा, और आप ये डिग्री सेंटीग्रेड में आओगे तो कितना आएगा? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो न्यूनतम संभव जो तापमान होता है ना, जो आपके ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या शून्य केल्विन, यही आपका क्या होता है? न्यूनतम संभव ताप होता है। पारा धातु का हिमांक व क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके पास, पारा धातु का हिमांक व क्वथनांक कितना होता है? तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका क्या होता है? हिमांक मतलब -39 डिग्री पर ये जम जाता है, और उबलने कितने पे लगता है? 357 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये उबलने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा पारद तापमापी का तापमान परास कितना होता है? जो एक्चुअल में यूज लिया जाता है ना हमारा थर्मामीटर, उसमें हम क्या लेते हैं? पारा लेते हैं। तो इसका जो रेंज होती है ये कितनी होती है? 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज होती है। एल्कोहल का हिमांक कितना होता है? तो देखिए एल्कोहल का हिमांक कितना होता है? -115 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या होता है कि निम्न ताप को मापने के लिए हम एल्कोहल का यूज करेंगे, पारे का यूज नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। तो अगला ही लाइन देखिएगा, एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है निम्न ताप मापने के लिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड से -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो अगर आपको निम्न ताप मापना हो तो आप किसका प्रयोग करोगे? एल्कोहल तापमापी का आप प्रयोग करोगे। अब देखिएगा मानव व अन्य जानवरों के शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए ये पारद आएगा यहाँ। ठीक है, पारा वाला पारद तापमापी का, पारस नहीं होगा पारद होगा, तापमापी का प्रयोग किया जाता है। उसकी रेंज होती है, तो उसकी रेंज क्या होती है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड, अथवा कितनी होती है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य में किस तापमान से ऊपर का तापमान ज्वर का सूचक होता है? मतलब अपन देखो, आपने कभी कभी डॉक्टर हमारा थर्मामीटर से नापता है ना, तो हमारा टेम्परेचर नापता है, तो अगर उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर मिले या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर मिलता है, तो वो बताता है कि भाई आपको फीवर हो रहा है। ठीक है, प्राय गर्म किए जाने पर सभी द्रव का आयतन बढ़ता है व घनत्व घटता है, परंतु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म करने पर इसका आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर इस लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी भी द्रव को आप गर्म करते हो तो क्या होता है? उसका आयतन बढ़ता है परंतु घनत्व घटता है। लेकिन क्या होगा कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा, आयतन तो घटेगा लेकिन घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। जब बर्फ पिघलता है तब इसका आयतन, तो देखो जब बर्फ पिघलता है तब इसका आयतन क्या होगा? पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। ठीक है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो कितने ताप पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का घनत्व क्या होगा? अधिकतम होगा। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति, तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पदार्थ के कणों की गति क्या होगी? बढ़ती जाएगी। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। तो देखो नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है आपके पास जूल पर केजी। ठीक है, इसे हम लेटेंट हीट भी बोलते हैं। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, तो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वो कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि भाप की क्या होती है कि गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए भाप से हम जलते ज़्यादा हैं। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, तो कैलोरीमीटर जो होता है आपके पास उष्मा मापने के लिए, वो किसका बना होता है? वो तांबे से बना होता है। पसीने का मुख्य उपयोग है, तो पसीने का क्या उपयोग होता है आपके पास? ये शरीर के जो टेम्परेचर होता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उसको बैलेंस करता है। ठीक है, केल्विन स्केल में मानव शरीर पर सामान्यतः तापमान होता है, तो देखो केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? 310 केल्विन। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना देखा था हमने? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग, तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान के बढ़ने से घटता है। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? तापमान के बढ़ने से घटेगा। ठीक है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि देखो पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। ठीक है, गलनांक क्या होता है? अब आपके देखिए, ठोस का द्रव में परिवर्तन होना गलन कहलाता है। ठीक है, और जिस निश्चित ताप पर यह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है, हिमांक क्या होता है? द्रव का ठोस में बदलना, हिमीकरण, तथा जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हिमांक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके जो लो लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा, क्वथनांक क्या होता है? किसी द्रव के उबलने को क्वथन, तथा जिस निश्चित ताप पर ये होता है उसे क्या कहते हैं? हम क्वथन
क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा वाष्पन क्या होता है। तो किसी द्रव के मुक्त सतह से कुछ अणु सदैव वाष्प या गैस में बदलते रहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। संघनन क्या होता है, आपके किसी निश्चित तापमान पर वाष्प का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए सुराही का पानी ठंडा होता है, या जो घर में मटकी बड़ी रहती है ना हमारे, उसका पानी ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उसमें वाष्पीकरण होता है, इसलिए उसका पानी ठंडा होता है। ठीक है, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जब पानी में नमक मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका क्वथनांक तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका हिमांक क्या होगा, हिमांक उसका घटेगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये जो 60 क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं ना, अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वो है तो वो ये है। ठीक है, कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। मतलब कोई वस्तु अगर ठोस से सीधा गैस में बदल जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, क्या यह संभव है कि किसी पदार्थ को ऊष्मा न देने पर भी उसके ताप में वृद्धि ना हो। तो ठीक है, बिल्कुल ये संभव है। कब संभव है, जब पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय। ठीक है, जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो तब ये संभव है। जल, पारा, एल्कोहल व ईथर में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो देखो जल, पारा, एल्कोहल व ईथर में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा, आपके पास पारा होगा। ठीक है, इसलिए हम थर्मामीटर में पारा यूज लेते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े व सर्दियों में रंगीन कपड़े पहन अधिक सुखदायी क्यों होते हैं। देखो क्या होता है कि सफ़ेद कपड़े जो होते हैं ना वो तो उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, और जो रंगीन कपड़े होते हैं ना वो क्या करते हैं, उष्मा को अवशोषित करते हैं। यही कारण है कि आपके गर्मियों में क्या होता है कि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो अधिक आपको रिलीफ देते हैं। ठीक है, खाना पकाने वाले बर्तनों की तली काली तथा खुरदुरी क्यों बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि देखो खाना पकाने वाले बर्तनों की तली काली तथा खुरदुरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि काला रंग क्या होता है कि अवशोषक अच्छा होता है, तो ये क्या हीट को एब्जॉर्ब अच्छा करता है, जिसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा बन पाता है। ठीक है, तो फिर हमारा जो खाना होता है वो अच्छे तरीके से पक जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका ब्लैक कलर यूज़ में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाय की केतली का भारी पृष्ठ चमकदार तथा सफ़ेद क्यों बनाया जाता है। देखो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सफ़ेद रंग व चमकदार सतह उष्मा का अच्छा परावर्तक व बुरा अवशोषक होने के कारण उसमें विकिरणों को बाहर नहीं जाने देती और चाय गर्म रहती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपकी हीट एंड टेम्परेचर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसको अगर समझ में नहीं आया हो तो बार बार इसको रिपीट करके देखिएगा। अगर आप इसके बेसिक कंसेप्ट भी अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बेसिक कंसेप्ट का भी इसका वीडियो अलग से लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या तो हम इसको साउंड वाला लेंगे, या फिर लाइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, तीनों में से कोई भी एक चैप्टर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।